हेलो एवरीवन। BSOG 171 का ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेकर एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज ए टाइप तक हर एक चीज़ अच्छे से कवर किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हूँ, आप उसके थ्रू उसे देख सकते हो। आप एक एक करके सारे वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको सब्जेक्ट की अच्छी लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इसके कुछ सब टॉपिक्स, ये सारे को आज हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उससे वीडियो शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में? इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स एंड डीपली रूटेड हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस विद अ वाइड वेरिएशन इन कस्टम एंड बिहेवियर रीजनली and with the social structure of a particular region. Much of the diversity and regional variations in India may be explained on the grounds of variations in her geography. Further, it is the basic physiography of India that has provided a broad framework for a persistent historical, cultural, and political pattern. It therefore becomes significant to take an account of its historical geography. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक हिस्टोरियन के बारे में बताया था जिसने 4 अप्रोचेस दिए थे इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए। तो इसी के अकाउंट के अकॉर्डिंग में हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं अपने इंडिया का। तो क्या बताया जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है इसका एक डीप रूट है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में। हर पर्टिकुलर रीजन के सोशल स्ट्रक्चर में एक वेरिएशन है उसके कस्टम और बिहेवियर में। ओके और फिर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारा जो डाइवर्सिटी और रीजनल वेरिएशन है इंडिया में वो एक तरीके से यहाँ के ज्योग्राफी के वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, एक बेसिक फिजियोग्राफी है इंडिया का, ये प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर ए परसिस्टेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैटर्न, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने इंडिया का हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी जानें क्योंकि ये डिटरमाइन करता है हमारे सोसाइटी को, हमारे डाइवर्सिटी को। ओके फिर क्या कहा जा रहा है कि कौन लिस्ट आउट 3 जोन्स इनटू विच इंडिया में बी डिवाइडेड इन ए ब्रॉड ज्योग्राफिकल वे। यही कौन हमें 4 अप्रोच दिए थे कि किस तरीके से हम इंडियन सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और इसी कौन के अकाउंट से लिया गया है कि ज्योग्राफिकल वे को 3 जोन में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। कौन कौन सा है वो 3 जोन? सबसे पहले है द पेरिनियल और न्यूक्लियर जोन्स, नेक्स्ट है द रूट जोन्स और थर्ड है द जोन्स ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। तो एक एक करके हम इन तीनों जोन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द न्यूक्लियर जोन्स या पेरिनियल जोन्स। ओके तो क्या लिखा हुआ है कि द पेरिनियल जोन्स आर द फर्टाइल रिवर बेसिन्स, प्लेन्स एंड डेल्टा। हिस्टोरिकली दे हैव बीन सेंटर्स या न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ए स्टेबल स्टेट सिस्टम। They have settled agricultural practices. They are known for being trade centers of agricultural and craft commodities. Various pre-modern and modern cities have emerged in nuclear zones. India is marked by such zones both in North and South India. Historically, the river basins and plains around Peshawar led to the emergence of first nuclear zone in northern India, which is Gandhar, a town that is now in Pakistan. तो ये जो पेरिनियल जोन है ये कौन सा एरिया है? ये प्लेन एरिया है। ठीक है, जहाँ पे रिवर बेसिन प्रेजेंट है, डेल्टा प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लेन एरिया में। ओके प्लेन समझ रहे हो ना, एक होता है माउंटेनस एरिया, एक होता है प्लेटियो एरिया और तीसरा होता है प्लेन एरिया। तो ये प्लेन, ठीक है, आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकली जो सबसे ज़्यादा सेंटर या न्यूक्लियस होता है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए वो कहाँ होता है? ये पेरिनियल या न्यूक्लियर जोन। ऑफ कोर्स पीपल कहाँ रहेंगे? प्लेन एरिया में। अभी भी ज़्यादा डेंसिटी जो पॉपुलेशन की वो कहाँ है? एक प्लेन एरिया में, है ना। तो उस टाइम में भी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी और स्टेबल स्टेट सिस्टम जो हुआ करता था वो कहाँ होता था? वो न्यूक्लियर जोन में हुआ करता था। ओके न्यूक्लियर जोन डायरेक्ट माइंड में लाना है कि प्लेन एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी। ऑफकोर्स पीपल माउंटेन में तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्लेट्यू रीजन में भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो बेस्ट पॉसिबल लैंड जो है वो है प्लेन एरिया।
ये जाना जाता था ट्रेड सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड क्राफ्ट कॉमोडिटीज़। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड होंगे और बहुत सारे क्राफ्ट बनेंगे, तो ये एरिया ही ट्रेड सेंटर की तरह जाना जाएगा। ओके, फिर कहा जा रहा है कि ये एरिया जो न्यूक्लियर जोन है, यहाँ पे ही बहुत सारे प्री मॉडर्न और मॉडर्न सिटीज़ क्या हुए, इमर्ज्ड हुए। ठीक है, और इंडिया मार्क्ड करता है ऐसा जोन कहाँ कहाँ पे, नॉर्थन इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। यानी कि ये जो न्यूक्लियर जोन है वो नॉर्थ इंडिया में भी प्रेजेंट है और साउथ इंडिया में भी प्रेजेंट है। फिर कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकली, ठीक है, रिवर बेसिन और प्लेन एरिया जो पेशावर के अराउंड में है वो यहीं से इमर्जेंस हुआ है। फर्स्ट न्यूक्लियर जोन इन नॉर्थन इंडिया, यानी फर्स्ट न्यूक्लियर जोन इन नॉर्थन इंडिया पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे था, तो वो था पेशावर एरिया। ओके, जो कि अभी क्या है, प्रेजेंट है गांधार है और अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि देयर आर 5 मेजर न्यूक्लियर जोन्स इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि साउथ इंडिया में 5 मेजर न्यूक्लियर जोन्स थे। कौन कौन से, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र एंड मैसूर। ठीक है, अब आंध्रा के बारे में दिया गया है कि आंध्रा क्या था, इज द होम ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल, है ना। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द रिच एग्रीकल्चरल डेल्टा एरियाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। तो आंध्रा जो है वो क्या है, एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया है। ठीक है, और ये कंस्टिट्यूट है रिच एग्रीकल्चरल डेल्टा एरिया से। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा रिवर क्या करती है, अपना डेल्टा फॉर्म करती है इस आंध्रा रीजन में। ओके, फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये साइड था चोला और पांड्यन किंगडम का। ठीक है, एंड इनहैबिट्स तमिल स्पीकिंग पीपल। इट comprises of fertile plains of Penna river and Kaveri delta and is densely populated। फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो तमिलनाडु वाला एरिया था, देखो फ्रेंड, इस साइड थे चेरा, चोला एंड पांड्या, तो ये जो एरिया थे ये वाले ही तमिलनाडु वाले एरिया है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो साइड था ये चोला और पांड्यन किंगडम का साइड था। ठीक है, और ये क्या कंप्राइज कर रहा था, एक फर्टाइल प्लेन बना रहा था, क्योंकि यहाँ से भी रिवर निकलती है। कौन सी, पेन्ना रिवर और कावेरी। और ये कावेरी क्या करती है, यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करती है। और अर्ली सिविलाइजेशन में पीपल कहाँ रहना प्रेफर करते थे, नियर रिवर। तो ये क्या होते थे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्योंकि जितने भी साइट थे हमारे हिस्ट्री में, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कितने सारे साइट्स देखे होंगे, वो सारे कहाँ प्रेजेंट होते थे, रिवर के अराउंड। ओके, फिर नेक्स्ट साइट के बारे में बताया जा रहा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द मराठी स्पीकिंग एरिया। इट bears similarity with Mysore, the home of Kannada speaking population, in agricultural practices. Both the zones are known for dry agriculture with millet, maize and gram being prominent crops. Also, unlike Tamil Nadu, the two zones display a dispersed settlement pattern. फिर यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है ये क्या है, मराठी स्पीकिंग एरिया है। ठीक है, और इसकी सिमिलैरिटी किससे है, मैसूर से। और मैसूर जो है ये कन्नड़ स्पीकिंग एरिया है। ओके, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होते हैं। और ये जो जोन्स हैं, ये दोनों जोन्स, महाराष्ट्र भी और मैसूर भी, ये जाने जाते हैं ड्राई एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा। ठीक, तो क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं, मिलेट के, मेज, ग्राम, ये सारे कैसे होते हैं जिसको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसे ड्राई एग्रीकल्चर कहा जाता है। ओके, फिर कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की तरह यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट पैटर्न नहीं थे। ओके, अनलाइक तमिलनाडु। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा केरल या मालाबार रीजन। इट फॉर्म्स द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट स्टैंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर जोन्स इन द साउथ ओइंग टू इट्स हाइट ड्यू टू द नीलगिरी रेंज and the rain it receives. The Western Ghats isolate it from other zones in south and render it a distinct culture and social structure, visible in the practice of matrimony by the Nayar community. However, similar to Andhra and Tamil Nadu, Kerala displays agriculture based on wet rice cultivation. देखो फ्रेंड, पहले केरल की लोकेशन देखो। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो केरल है ये साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ये हम सभी को पता है कि ये वाला एरिया जो है ये केरल का है। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है, और बीच में जो पहाड़ी है ये नीलगिरी की रेंज है। ये क्या करती है, इसको दूसरे जोन से डिस्टिंक्ट करती है, अलग करती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, आइसोलेट इट फ्रॉम अदर जोन्स, इसे क्या करती है, अलग करती है, आइसोलेट करती है।
ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, इसका एक अलग ही कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर निकल के आता है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये आइसोलेट हो रहे हैं और जोन के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनी बाय द नायार कम्युनिटी। यहाँ पे डोमिनेटिंग कम्युनिटी कौन थे, नायार कम्युनिटी। तो ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, मैट्रिलिनी। अब मैट्रिलिनी क्या होता है, तो ये जो मैट्रिलिनी है इसे समझने के लिए आपको पैट्रियार्की समझना पड़ेगा। पैट्रियार्की तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, डोमिनेटिंग इंडियन सोसाइटी, राइट। पैट्रियार्की में क्या होता है कि फादर के जितने भी आगे सन ग्रैंडसन होंगे वो सारे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी रीजन को डोमिनेट करेंगे। ओके, और प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनी का मतलब क्या हुआ कि केरल ऐसा एरिया था जहाँ पे मदर साइड्स, यानी कि मदर साइड से जितने भी फैमिली मेम्बर्स आएंगे मैटरनल साइड, वो सारे क्या होंगे, वो डोमिनेट करेंगे प्रॉपर्टी को या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन को। तो यही है प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनी। तो ऑब्वियसली ये लग रहा है कि ये एक एक्सेप्शनल एरिया हो गया और हम कह सकते हैं कि ये सबसे यूनिक फीचर है ये केरल का, ठीक। और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो आंध्र और तमिलनाडु की तरह ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, जो कि क्या है, वेट राइस कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है तो ये राइस कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और महाराष्ट्र भी एक यूनिक था क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहे थे, ड्राई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द रूट जोन। अब ये रूट जोन क्या है, मालवा provided a typical example of a root zone. It connects North India with the western coast and Deccan. It acts as a passage for invaders and traders to reach nuclear zones of attraction. It is a distinct cultural region lying towards south of Aravalli Ranges. It is a semi-arid region. The root zones have no unified and persistent political tradition. Socially and culturally, they are mosaics rather than having distinctive culture and social structure. They are areas of settlement of migrant population. तो ये जो अप्रोच है हमारे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को पढ़ने का, इसमें बात किया जा रहा है कि रूट जोन, रूट का सीधा मतलब क्या होता है कि जो हमें रास्ता प्रोवाइड करे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मालवा जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है रूट जोन का, क्योंकि मालवा जो है, मालवा प्लेट्यू हम सभी जानते हैं कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो ये एक क्या हो गए, ये एक रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ रहे हैं। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि ये जो मालवा बीच में प्रेजेंट है ये प्रोवाइड कर रहा है एक पैसेज, ठीक है। ये कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया को डेक्कन से। डेक्कन कहाँ है, ये नीचे वाला एरिया, ओके। और ये एक्ट कर रहे हैं पैसेज फॉर इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स। जितने भी इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट साइड से आए ये सारे आगे कहाँ से, मालवा प्लेट्यू के थ्रू कहाँ गए, हमारे डेक्कन प्लेट्यू में, ओके। तो फिर वही कहा जा रहा है कि ये एक क्या है, रूट प्रोवाइड कर रहा है और इसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है जो कि कहाँ से है, जो जिसका रेंज कहाँ से, साउथ ऑफ अरावली रेंज, राजस्थान। जैसे यहाँ पे राजस्थान है तो यहाँ पे अरावली है, तो इसके साउथ यानी कि नीचे इधर ही था मालवा प्लेट्यू, तो इसके साउथ से क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है। और ये सेमी एरिड रीजन है। एरिड मतलब क्या होता है, पूरी तरह बंजर भूमि, और सेमी एरिड पूरी तरह बंजर भूमि नहीं होना, यानी कि कुछ फर्टाइल एरिया है कुछ बंजर भूमि, ओके। और यहाँ पे जो बेसिक सेटलमेंट होते हैं वो माइग्रेंट पॉपुलेशन के होते हैं। जितने भी माइग्रेट करके आते हैं वो कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया से मिल जाता है, वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ओके। बस यही था रूट जोन में, उसके आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे जोन्स ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, ठीक है। देखते हैं ये क्या है। तो क्या कहा जा रहा है कि द जोन ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन आर relatively inaccessible and geographically lesser conducive areas for human settlement. Ladakh, for instance, is not only icy cold but relatively cut off due to high mountain ranges and therefore has sparse settlements. Relative isolation. Isolation का मतलब आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि जब से कोरोना आया है आइसोलेट वर्ड बहुत ज़्यादा सबके माइंड में सर्कुलेट हो रहा है, ओके। तो ये आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, जो सबसे हटके एरिया हो, जो सबसे अलग हो, जहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं प्रेजेंट थे, यानी कि ऐसा जोन होगा जो कि रिलेटिवली इनएक्सेसिबल हो, जहाँ पे जाना पॉसिबल ना हो, और जोग्राफिकली लेसर कंड्यूसिव एरिया, जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ओके। ऐसा एरिया कौन सा होता है, लद्दाख। लद्दाख क्या है, हम सभी जानते हैं लद्दाख का जोग्राफिकल रीजन कैसा है, तो वो बहुत ही कोल्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा माउंटेनस एरिया है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे रहना, तो इसीलिए इसे रिलेटिव आइसोलेशन जोन में पढ़ा जाता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम सेटलमेंट है, मुझे तो लगता है ना के बराबर होंगे उस वक्त, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री इज हिली एंड माउंटेनस एंड रिप्रेजेंट सेवरल जोन्स ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन लाइक। तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारे नॉर्थन पार्ट है कंट्री के वो बहुत ही हिली और माउंटेनस एरिया है और ये रिप्रेजेंट करते हैं सेवरल जोन्स। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। द एरिया इन द नॉर्थन आर्क, दिस इज कंस्टिट्यूटेड बाय द रीजन्स adjoining the borders of Balochistan and Afghanistan. It is inhabited by loosely organized tribes who have been Islamized. तो डायग्राम से जल्दी से समझते हैं क्या कहा गया। ये है हमारा इंडिया का नॉर्थन पार्ट। क्या कहा जा रहा है, जो एरिया नॉर्थन आर्क में, ये एरिया हो गया नॉर्थन आर्क, ठीक है। यहाँ के जो रीजन है ये एडजॉइन करते हैं बॉर्डर किससे, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से, है ना। यहाँ पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान प्रेजेंट। और ये जो मोस्टली है यहाँ पे ट्राइब्स एरिया है, ठीक है, जो मोस्टली कौन है, इस्लामिस्ट। ओके, ये सारे एरिया होंगे। फिर है द एरियाज अंडर गिलगित एंड जम्मू एंड कश्मीर हैविंग ए यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन एसिमिलेटिंग हिंदूज फ्रॉम द प्लेन्स। यहाँ पे जो गिलगित और जम्मू कश्मीर का एरिया है यहाँ पे यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन है, यहाँ का अपना अलग ही कल्चरल ट्रेडिशन है, ठीक है। और यहाँ कौन एसिमिलेट कर रहे हैं, हिंदूज, जो कि प्लेन एरिया से वहाँ पे जाके एसिमिलेट हुए हैं। ओके, फिर है द एरियाज अलॉन्ग द हिमालयाज इन द प्लेन extending through Nepal border, Bhutan and Sikkim, and place where the Brahmaputra river enters Assam plains, they represent dual cultural influence, that of Tibetan Buddhism and Hindu beliefs transmitted from the plains. अब जो एरिया हिमालय रीजन में जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, नेपाल बॉर्डर से लेके सिक्किम तक, भूटान सिक्किम तक, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करते हैं असम प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे जो है डुअल कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे बॉर्डर किससे लग रहा है, तिब्बत से, यानी कि चाइना प्रेजेंट है। तिब्बत में बुद्धिज्म बहुत ही पॉपुलर है, तो यहाँ पे जो है ये एरिया में कैसे पॉपुलेशन फाउंड होंगे, बुद्धिज्म और हिंदू बिलीव्स के। और ये हिंदू बिलीव्स कहाँ से ट्रांसमिट होंगे, प्लेन एरिया से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है इस एरिया में, है ना। उसके बाद कहा जा रहा है इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट द एरिया बिटवीन बर्मा एंड इंडिया, द एरिया इज होम टू वेरियस ट्राइब्स रिफ्लेक्टिंग साउथ ईस्टर्न इन्फ्लुएंस। फिर कहा जा रहा है कि जो हिली और फॉरेस्टेड ट्रैक्ट है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, ये वाला एरिया इधर के नॉर्थ ईस्ट साइड में, यहाँ का एरिया जो है बर्मा और इंडिया, बर्मा एंड इंडिया, इस साइड में बर्मा प्रेजेंट है। और ये जो ट्रांजिशन जोन किसका बना रहा है, बर्मा और इंडिया के बीच में, तो यहाँ के जो एरिया है यहाँ पे भी वेरियस ट्राइब प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, साउथ ईस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी कि यहाँ से क्या हो जा रहा है फ्रेंड, तो यहाँ से अगर देखो तो ये नीचे पूरा साउथ ईस्ट एशिया आ गया, तो यहाँ से जितने भी पॉपुलेशन होंगे ये क्या कर रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ओके, फिर है द राजपूताना मारवाड़ इज अ रीजन ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Since the 10th century, it is inhabited by the Rajputs and other refugees from Muslim invaders who established their culture over the sacred tribes of the region. फिर है जो राजपूताना और मारवाड़ रीजन है, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान वाला रीजन हो गया, ये क्या है, ये भी रिलेटिव आइसोलेशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, क्योंकि 10th सेंचुरी से ये इनहेबिट कर रहे हैं राजपूत्स और अदर रेफ्यूजीज, जो कि क्या है, मुस्लिम इन्वेडर्स, सारे कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। तो वो कहाँ आके रहे, इसी राजस्थान वाले एरिया में। तो वो लोग भी क्या किए, यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए अपने कल्चर को, है ना। एक बेस्ट एग्जांपल है, अब सबको पता है कि वहाँ पे राजपूत किंग डोमिनेट थे, लेकिन वहाँ पे क्या है, अजमेर शरीफ भी प्रेजेंट है, तो वो क्या डिनोट करता है कि वहाँ पे मुस्लिम्स भी प्रेजेंट होंगे उस टाइम में। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक डिस्टिंक्ट कल्चर फॉर्म कर रहे हैं इस एरिया में। ओके, फिर है इन एडिशन देयर आर 2 सिग्निफिकेंट जोन्स ऑफ आइसोलेशन इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में भी 2 सिग्निफिकेंट जोन है आइसोलेशन के, कौन कौन से, देखो। दिस इज द एरिया रनिंग थ्रू विंध्या माउंटेन्स, ईस्टर्न गुजरात, नर्मदा रिवर, ईस्टर्न बनारस, फ्रॉम वेयर कैमूर हिल्स आर विजिबल। ये जो एरिया है ये कहाँ से है, विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ईस्टर्न गुजरात से, यहाँ पे नर्मदा रिवर भी फ्लो करती है, और ये कहाँ तक जाते हैं, कैमूर हिल्स, जो कहाँ है, बिहार में, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो जोन है सेंट्रल इंडिया में, वो कौन सा जोन हो गया, विंध्यन माउंटेन वाला जोन, विंध्यन जोन। ओके, सेंट्रल इंडिया। ओके, फिर है द माउंटेनस टेरेन साउथ ऑफ विंध्या रेंज, नॉर्थन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा एंड साउथ ईस्टर्न बिहार। और दूसरा जोन कौन सा हो गया, माउंटेनस टेरेन, यानी कि माउंटेनस एरिया जो है विंध्या के साउथ में, विंध्या के साउथ में कौन से स्टार्ट हो जाते हैं रेंज, सतपुरा का रेंज, ठीक है। तो ये जो विंध्या के साउथ के रेंज होंगे वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होंगे, नॉर्थन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
नॉर्थ वेस्टर्न उड़ीसा और साउथ ईस्टर्न बिहार। तो ये सारे एरिया जो होंगे ये सारे भी इसी आइसोलेशन जोन के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग ही डिस्टिंक्ट कल्चर मिलेंगे। और बेसिकली ये एरिया डोमिनेट होते हैं हमारे ट्राइब्स से, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स फाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग 3 जोन हम पढ़े, तो इन तीनों का अगर हम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एकदम ही सिग्निफिकेंट है इंडियन सोसाइटी को देखने का नज़रिया। और ये डिटरमाइन कर रहा है कि येस, जोग्राफी डिटरमाइंस आवर इंडियन सोसाइटी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, जल्दी से देखती हूँ। तो आज मैंने आपको जितना टारगेट किया था उससे पूरा कर दिया, यानी कि मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दी और इसे किस तरीके से अप्रोच किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं डील करूँगी कि व्यूइंग इंडिया फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, इंडिया को स्ट्रक्चरल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ अच्छी सी कमेंट कर दो, तो मुझे देख के लगे कि हाँ, लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर कहीं कुछ कमी या खराबी लग रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार PDF ज़रूर पढ़ लें, उससे आपको और भी ज़्यादा सब्जेक्ट की क्लैरिटी आएगी। So that's all for today. See you in the next session. Till then, thank you so much. Have a good day.